नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए दोस्तों, दो वीडियो अपने फ्रांस की क्रांति में अपलोड किए जा चुके हैं और आज ये जो वीडियो है वो तीसरा वीडियो है। और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। दो वीडियो में आपने जो स्नेह दिए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा शेयर और कर देंगे तो चैनल सर्च में आने लगेगा और कुछ भी नहीं है, ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान लग जाए, आइडिया लग जाए। जब भी आपको आवश्यकता हो तो सर्च करके भी आप देख सकते हैं ना। और यदि आपने वर्ल्ड हिस्ट्री के वीडियो नहीं देखे हैं तो पुराने वाले वीडियो को आप देख सकते हैं दोस्तों, या फिर आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइए। ऊपर तीन आइकन बने हुए हैं, तीन चार आइकन, तो इसके अंदर एक ऑप्शन प्लेलिस्ट वाला है। प्लेलिस्ट में जाके वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर मैंने क्या क्या वीडियो अपलोड कर रखे हैं आप उनको देख सकते हैं। पुनर्जागरण, धर्म सुधार, अमेरिका की क्रांति, इतने वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और आज फ्रांस की क्रांति का ये अंतिम वीडियो है। आज फ्रांस की क्रांति कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो दो वीडियो के अंदर हमने जाना किस तरह से फ्रांस के अंदर क्रांति हुई, और अब आज के वीडियो में क्रांति के चरण पढ़ेंगे, जो मुख्य रूप से तीन चरण है ना। पहले चरण के अंदर जो संविधान सभा रहती है उसका, वो संविधान सभा का रहता है। और दूसरे चरण के अंदर संविधान सभा के कार्य, आतंक का युग और रोब्सपियर वाला रहता है। और तीसरे चरण के अंदर डायरेक्टरी का शासन रहता है, संचालक मंडल का। तीनों चरणों के बारे में आपने वैसे तो पढ़ा ही है। टू द पॉइंट मैंने नोट्स बनाए हैं, आप इनको आराम से देख सकते हैं। और इसमें ज़्यादा बड़ा बड़ी कोई बात नहीं है। इसके अंदर से प्रश्न भी कैसे सेट होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्रांति के चरण, पहला चरण है प्रथम चरण 1789 से 1791, यही दे रखा है आरबीएससी की किताब में। 1789 से 1791 पहला चरण। संविधान सभा ने फ्रांस के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाने की घोषणा की यहाँ पे, और इसका प्रारूप लफायते द्वारा तैयार किया गया था, ये ध्यान में रखना। जो प्रथम चरण है इसके अंदर संविधान सभा के रहेंगे। संविधान सभा ने जो प्रारूप तैयार किया नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का, इसका प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? लफायते के द्वारा। एक ये ध्यान रखना दोस्तों, ये जो गोरसोई है, लियो गोरसो ने इस घोषणा पत्र के लिए ये कहा था कि यह घोषणा पत्र पुरातन व्यवस्था का मृत्यु का प्रमाण पत्र है। ये काफ़ी कथन है, ये काफ़ी अच्छा कथन है और पूछा जा सकता है लियो गोरसोई का। अब है इसके अंदर दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है प्रथम चरण की। संविधान सभा ने देश के लिए संविधान का निर्माण किया था, एक ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फ्रांस के संविधान निर्माण के अंदर किस किस का योगदान रहा? तो मुख्य रूप से मिराबो और सियाज का योगदान रहता है। ये दो व्यक्ति योगदान देते हैं। तीसरा, नई जो व्यवस्थापिका है विधानसभा का इसके अंदर गठन किया गया था। जो प्रथम चरण के अंदर विधानसभा का गठन, और दूसरा चरण इसी विधानसभा के अपने कार्य पढ़ेंगे, उसका दूसरा चरण चालू होगा। तो विधानसभा का गठन हो गया। इसके कुल कितने सदस्य थे? 745। और कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया था? 2 वर्ष इसके अंदर कार्यकाल रखा गया था, ये पूछा जा सकता है। चौथा है, फ्रांस में सीमित राजतंत्र को इन्होंने लागू किया था। जो संविधान सभा है इसने सीमित राजतंत्र को लागू किया था, और इस विधानसभा के कार्य को ही अपने दूसरे चरण में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनसे गलती कहाँ हो गई कि राजतंत्र को ही तो ख़त्म किया हमने, और वापस आप राजतंत्र को ही लेकर आ रहे हो, तो वापस तो क्रांति होनी ही है। इसीलिए बाद में नेपोलियन का उदय होएगा, किस तरह से आप देखेंगे। संपत्ति के आधार पर मतदान का अधिकार दिया गया। अब जिसके पास संपत्ति ज़्यादा है उसको आपने मतदान का अधिकार दे दिया, ये वाली बात भी इन्होंने गलत की है। तो 5वां पॉइंट ये इन्होंने किया। छठा, फ्रांस में आर्थिक सुधारों के लिए चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। और एक असाइनमेंट बॉन्ड आपको ध्यान रखना है दोस्तों, चर्च की संपत्ति को जब्त करके ये असाइनमेंट बॉन्ड नाम से इन्होंने एक पद्धति चालू की। मतलब क्या था असाइनमेंट बॉन्ड का? चर्च की संपत्ति को जब्त करके असाइनमेंट बॉन्ड जारी किया। ठीक है, और इस ब्याज में भी, इसमें ब्याज आगे की मुद्रा में आगे बढ़ाया जा सकता था। मतलब असाइनमेंट बॉन्ड आपके पास है, ये असाइनमेंट बॉन्ड के जरिए जो चर्च की संपत्ति थी वो ब्याज के रूप में आगे दी जा सकती थी। आगे है 8वां पॉइंट, संविधान सभा ने वोल्टेयर के सिद्धांतों को आधार मानकर पादरियों के लिए शपथ पत्र तैयार किया। उसमें कहा गया कि पादरी फ्रांस के प्रति निष्ठावान रहेंगे। वोल्टेयर कौन? वही कौन? सौ चूहों वाला, जिसको राजा वोल्टेयर भी कहा जाता है ना। 100 चूहों के शासन से मैं एक सिंह का शासन बेहतर मानता हूँ। और इसी वोल्टेयर ने क्या किया था? इतिहास में पहले बार दर्शन का प्रयोग किया था। इसी वोल्टेयर ने पादरियों के लिए कुछ नियम बनाए थे, धर्म अधिकारियों के लिए कुछ नियम बनाए थे। ठीक है, वोल्टेयर का मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बुद्धिजीवी वर्ग के अंदर। तो इसका चालू किया गया था और पादरियों के लिए यहाँ पर कानून लागू किया गया था वोल्टेयर को आधार मानकर।
तो कुछ 8 पॉइंट हैं जो आपको प्रथम चरण में दोस्तों याद रखने हैं। 8 में से कौन कौन से मोस्ट हैं वो मैं आपको वापस बता देता हूँ। एक ही असाइनमेंट बोर्ड वाला मोस्ट है, ये ध्यान में रखना। और एक ये जो है आपका लियो गोरसॉय वाला कथन प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, लफायते वाला, एक ये थोड़ा ज़्यादा मोस्ट है। ठीक है, बाकी तो 8 के 8 मोस्ट है, ज़्यादा मैंने आपको बता दिए कौन सी मोस्ट है, इनका थोड़ा सा फैक्चुअल है, ध्यान में रखना। अब है दूसरा चरण। दूसरा चरण अक्टूबर 1791 से अक्टूबर 1795 लगभग 4 साल तक रहते हैं। इसको 2 चरणों में अपने बांट कर पढ़ सकते हैं दोस्तों। पहला चरण इसका है विधानसभा के कार्य, ठीक है, और दूसरा अंदर है इसके अंदर आतंक का युग है दूसरे चरण के अंदर। ये आपके आरबीएससी के अंदर बताया गया है। पहले चरण में विधानसभा के कार्य और दूसरे चरण के अंदर आतंक का युग, ठीक है। लेकिन आतंक का युग इसके अंदर मैंने थोड़ा सा आपको इसके अंदर आता है आतंक का युग, ठीक है। और इसके अंदर थर्मोडियन प्रक्रिया आती है, पहले आतंक का युग आता है, बाद में थर्मोडियन प्रक्रिया आती है। तो इसके अंदर दूसरे चरण, ये जो दूसरा चरण है इसको 2 भागों में बांटा जाता है इसे, ठीक है। पहले विधानसभा का कार्य, फिर दूसरे के अंदर आतंक का युग, और इसके जो है विपरीत प्रक्रिया हुई है इसको थर्मोडियन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। वैसे आप पढ़ेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा दोस्तों। विधानसभा के कार्य, विधानसभा है अक्टूबर 1791 से अगस्त 1792। तो पहला इसका है विधानसभा का गठन, ठीक है। विधानसभा का गठन मुख्य रूप से 4 भागों को मिलाकर हुआ था। वैसे तो आपको 2 भाग ही ज़्यादा याद रहते हैं, जीरोदस्त और जैकोबिन दल, लेकिन मुख्य रूप से 4 हैं, इनको आप ध्यान रखना। पहला वर्ग था जो संविधानवादी, यानी कि लफायते के नेतृत्व में विधानसभा के कुछ सदस्य फ्रांस में सीमित राजतंत्र स्थापित करना चाहते थे। इनको क्या कहा गया था, संविधानवादी कहा गया था। ये आपको कंप्लीट ध्यान में रहना चाहिए। संविधानवादी क्या चाहते थे, ये सीमित राजतंत्र की व्यवस्था चाहते थे। और मुख्य रूप से कौन व्यक्ति था, लफायते, ठीक है। और दूसरा जैकोबिन दल, जैकोबिन में बै आ रहा है तो मतलब बै से बाईं तरफ ये बैठते थे और ये ऊंचे स्थान पर बैठते थे, इसलिए इनको माउंटेन दल भी कहा जाता है, ठीक है। इसके सदस्य पेरिस में जैकोब नामक पर चर्च में मिला करते थे और ये बाईं ओर बैठते थे। ऊंचे स्थान पर बैठने के लिए इनको माउंटेन दल भी कहा जाता है। अब इनकी नीति क्या थी, ये उग्र उदारवादी थे, ये उदारवादी थे लेकिन उग्र उदारवादी थे, ठीक है, जो एक तरह से यहाँ पर तिलक और अपने थे। राजा के विरोधी थे और क्रांति के समर्थक थे, ये आपको मेन ध्यान रखना है। इन्होंने फिर क्रांति कर दी थी। दांतो, मारा और रोब्सपियर इस दल के प्रमुख सदस्य थे। इनका दल पूछा जा सकता है आपको, दांतो का, मारो का और रोब्सपियर का, इन तीनों का, ठीक है। फिर आपका है जीरोदस्त दल, तीसरा जो दल है वो क्या है, जीरोदस्त दल। रोब्सपियर पर किसका प्रभाव था, रूसो की सोशल कॉन्टेक्ट का, ठीक है। और रोब्सपियर बाद के अंदर आतंक का कानून लेकर आएगा और गिलोटीन पर चढ़ाएगा लोगों को। जीरोदस्त है, इस दल के अधिकांश सदस्य फ्रांस के जीरोंद प्रांत से थे। प्रमुख सदस्य इसका था ब्रिसेट के नाम पर ही इसको ब्रिसोटिन्स दल भी कहा जाता है, इसका नाम। जीरोदस्त दल था, इसके जो सदस्य थे वो उदारवादी थे और जैकोबिन दल के सदस्य मैंने आपको बता दिया उग्र उदारवादी थे। सदन में ये दाईं ओर बैठते थे, ये आपको बता ही दिया है। और राजा के समर्थक थे, ये क्रांति नहीं चाहते थे, ये ध्यान रखना। और प्रमुख सदस्य इसके वर्गनोट, मादाम रोला या मैडम रोला, ये महिला थी, और ब्रूंजो, ये आपको सदस्य ध्यान में रखने हैं। तो सदस्यों का नाम देकर आपसे पूछ सकते हैं कि किस से संबंधित थे, ठीक है। ये आपके हो गए जीरोदिस्त। और एक थे मैन ऑफ प्लेन। मैन ऑफ प्लेन का मतलब इस सदस्य के दल मध्य में बैठते थे, तो इधर बाईं ओर, इधर दाईं ओर और एक बीच के अंदर, और एक आपका संविधानवादी है जो कहीं भी मिल सकते थे, ठीक है। 4 इसको मुख्य रूप से बांट सकते हैं। अब है फ्रांस में विदेशी हस्तक्षेप। तो इसके अंदर क्या कि मुझे इंपॉर्टेंट लगा है, इसलिए मैंने ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने का प्रयास किया। फ्रांस में विदेशी हस्तक्षेप 3 घोषणाएं आपको ध्यान में रखनी है। इनका आपको कॉलेज लेक्चरर परीक्षा में क्रम पूछा जा सकता है दोस्तों, कि कौन सी घोषणा पहले हुई है, कौन सी बाद में हुई है। तो देखिए, पहले आपको ध्यान रखना है पंडुआ की घोषणा। ये जुलाई 1791 में हुई थी और ये ऑस्ट्रिया के शासक लियोपोल्ड ने यह घोषणा की थी यूरोप के अन्य राष्ट्रों को लुईस 16 की सहायता करनी चाहिए। इन्होंने एक अपील की थी सभी से, जिसको बोलते हैं पंडुआ की घोषणा। ऑस्ट्रिया के शासक द्वारा यह की गई कि जो लुईस 16 है वहाँ पर लुआरीज के महलों के अंदर है, उसकी सहायता की जाए। इसके अंदर विलेनीज की घोषणा है अगस्त 1791 में। आगे मैंने सन भी लिखा है और वर्ष भी लिखा है ताकि आपको याद रहे। ये क्रम से ही है, पहली पंडुआ, फिर विलेनीज, फिर बुनस्ताकी, ठीक है।
ऑस्ट्रिया व प्रसा ने संयुक्त रूप से ये घोषणा की थी। ऑस्ट्रिया और प्रसा द्वारा ये संयुक्त रूप से घोषणा की गई कि यदि अन्य राष्ट्र सैनिक सहायता देते हैं तो प्रसा व ऑस्ट्रिया फ्रांस के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने को तैयार हैं। क्यों कौन नहीं तैयार भाई थे हैं? विलेनीज की घोषणा ये इन्होंने कर दी। अब है ब्रुस्ताकी की घोषणा। अच्छा, ऑस्ट्रिया इतना क्यों योगदान दे रहा है? क्योंकि जो मैडम थी, रानी थी, ठीक है ना, ये जो लुई 16 की जो रानी थी ये ऑस्ट्रिया से थी, ठीक है, इसी के कारण ये कह रहे हैं। ब्रुस्ताकी घोषणा, ब्रुस्तिक घोषणा है जुलाई 1792 के अंदर ऑस्ट्रिया और प्रसा ने वापिस संयुक्त रूप से घोषणा की कि फ्रांस की जनता को चेतावनी दे डाली कि यदि लुई 16 के साथ या उनकी रानी के साथ कुछ भी गलत व्यवहार होता है तो वे फ्रांस पर आक्रमण कर देंगे। ये इन्होंने घोषणा कर दी। तो 3 आपको घोषणाएं याद रखनी है, पंडुआ की, विलनेज की और ये ब्रुस्ताकी की। ये 3 घोषणाएं हैं, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, आपने घोषणा कर दी तो कर दी, हम तो अब मुकदमा करेंगे। राजा के विरुद्ध मुकदमा व मृत्युदंड। दिसंबर 1792 में मुकदमा चलाया गया और आरोप लगाया गया। क्या क्या आरोप लगाया गया? कि विदेशी शक्तियों से राजा मिला हुआ है, ठीक है जी। गुप्त सैनिक दस्तावेज दुश्मन तक पहुंचा रहा है, ठीक है जी। उद्देश्य से जो बाहर निकाले गए हैं सामंत, यानी देश से बाहर गए हैं, उनकी राजा की सहानुभूति है उनके साथ, मतलब उनको वो सहायता कर रहा है। और राजा पर सभी आरोप सिद्ध हो गए। और जनवरी 1793 में, ये शायद एक बार पूछा गया था, जनवरी 1793 में राजा को मृत्युदंड दे दिया गया। रोब्सपियर ने यह कहा था कि यदि राज्य को जीवित रखना है तो राजा को मरना ही पड़ेगा। ये रोब्सपियर का कथन है। ये रोब्सपियर है जो अंत का शासन आगे लागू करेगा, ठीक है दोस्तों। अब है राष्ट्रीय सम्मेलन। दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन सितंबर 1792 से लेकर अक्टूबर 1795। मैंने आपको बताया कि 2 भागों में बांटकर अपने पढ़ सकते हैं। पहले विधानसभा के कार्य और दूसरा मैंने आपको बताया आतंक युग और थर्मोडियन प्रक्रिया। इन दोनों को मिलाकर आप क्या कह सकते हैं? राष्ट्रीय सम्मेलन। तो 2 भाग हो गए। पहला आपका कौन सा हो गया? कार्य, और दूसरा कौन सा हो गया? राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है दोस्तों। सितंबर 1792 से लेकर अक्टूबर 1795 तक ये रहता है। अब राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा 1793 में फ्रांस के लिए दूसरा संविधान बनाया गया। 1793 में जनवरी में राजा को चढ़ा दिया जाता है फांसी पर। उसके बाद में 1793 में दूसरा संविधान बनाया गया और पहला संविधान विधानसभा द्वारा बनाया गया था 1790 में, ठीक है। इसमें गणतंत्र और सार्वभौमिक मताधिकार दिए जाने की बात कही थी। गणतंत्र और सार्वभौमिक मताधिकार। और पहला जो बनाया गया था संविधान, उसके अंदर क्या था? संपत्ति के आधार पर मताधिकार दिया गया था। ये मुख्य रूप से दोनों के अंदर डिफरेंस है दोस्तों, ध्यान में रखना। पहले वाले में संपत्ति के आधार पर जहाँ, वहीं दूसरे के अंदर आपको बताना है कि गणतंत्र और सार्वभौमिक प्रक्रिया के अंदर ये दिया गया था। इसके अंदर आपको ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में परंतु यह संविधान क्या हुआ? लागू नहीं हो। उसका संविधान तो बना दिया था लेकिन ये लागू नहीं हो पाया था, ये भी ठीक है, ध्यान में रखना। हाँ, संविधान बनाया गया था, संविधान से प्रश्न आ सकता है। आगे है, इस दौरान जीरोदस्त और जैकोबिन दल का जो संघर्ष है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। कुत्तों की तरह ये आपस में लड़ने लगे थे दोस्तों। फ्रांस में आतंक का युग शुरू हो गया। दांतो ने फ्रांस के अंदर आतंक का राज्य स्थापित किया था। स्थापित किसने किया? दांतो ने किया था और मुख्य भूमिका रोब्सपियर ने निभाई थी। आतंक का युग, हाँ ये दांतों वाला मोस्ट है भाई, ध्यान में रखना, क्योंकि मैंने अभी तक आपको रोब्सपियर बोला वीडियो के अंदर, तो रोब्सपियर मत ध्यान में रख लेना कि आतंक का युग शुरुआत किसने की थी? दांतों ने। स्थापित किसने किया था? दांतों द्वारा स्थापित किया गया था। रोब्सपियर दांतो दोनों एक ही जैकोबिन दल के सदस्य हैं। आतंक का युग 1793 से लेकर 1794 तक आतंक का युग रहता है। औपचारिक रूप से क्रांतिकारी न्यायालय मार्च 1793 में स्थापित होता है। क्रांतिकारी न्यायालय ये क्या था भाई? क्रांतिकारी न्यायालय का मतलब है लोगों को पकड़कर फांसी पर चढ़ाना, ठीक है। एक तरह से न्यायालय बना दिया था। तो आपसे पूछे ना कि क्रांतिकारी न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी, तो मार्च 1793 के अंदर। रोब्सपियर द्वारा इस समय 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। क्या क्या कदम उठाए गए थे? एक तो रोब्सपियर ने बनाई थी जन सुरक्षा समिति। यह समिति रोब्सपियर के नेतृत्व में बनी थी। रोब्सपियर इसका अध्यक्ष था। इस समिति के माध्यम से रोब्सपियर ने आंतरिक और विदेशी मामलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो मुख्य रूप से आपको पता है भूमिका कौन निभा रहा है? रोब्सपियर ही निभा रहे। संदेह का कानून, ठीक है। तो संदेह का कानून, इस कानून के माध्यम से संदेह के आधार पर किसी भी न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता था, ठीक है। ये संदेह का कानून था।
वह उसको मृत्युदंड भी दिया जा सकता था, जो पहले एक था लेटर डिकेज एक्ट, ठीक है। तो उस तरह से एक ये लाया गया था। तो रॉब्सपियर ने दो चीज़ें की, एक जन सुरक्षा समिति व एक है संदेह का कानून। तो ये आपको पता लग गया, मृत्युदंड दिया जा सकता था। इसके अंदर बाद में आतंक के युग में करीब 15,000 लोगों को गिलोटिन पर चढ़ाया गया था। अब देखिए गिलोटिन क्या है, ठीक है। गिलोटिन एक तरह से ऐसे होता है और यहाँ से वो आता है, नीचे आदमी को लेटा दिया जाता है, इधर इसकी गर्दन होती है, यहाँ एक बड़ी सी सीला होती है पत्थर की और सीधा नीचे गिरता है। तो आदमी की जो गर्दन है वो धड़ से अलग हो जाती है एक झटके में। तो आतंक के युग में करीब 15,000 लोगों को गिलोटिन पर चढ़ाया गया था, जिसमें केवल पेरिस के अंदर 5,000 लोग शामिल थे। ये आपको बस नॉर्मल जानकारी के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, बाकी इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। गिलोटिन का आपसे पूछा जा सकता है गिलोटिन क्या था, तो एक तरह से मृत्युदंड देने के लिए, ठीक है। तो इसके विरोध के अंदर थर्मोडियन प्रक्रिया लागू हुई थी। अब इसके अंदर देखिए आतंक के युग के अंदर आपको आपकी किताब में 2 से 3 पेज का मिल जाएगा दोस्तों, मैडम रोला, ठीक है, और ये दांतो रॉब्सपियर, ठीक है, ये सारे। और सितंबर हत्याकांड भी आता है एक लिखा हुआ। सितंबर हत्याकांड में क्या है कि मारो है ना, मारो को एक युवती के द्वारा मार दिया गया था चाकू घोंपकर, तो सितंबर हत्याकांड इसको कहते हैं। तो ये सारे इसके आतंक के युग के अंदर है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ बहुत एक्स्ट्रा मैटर हो जाता यदि मैं लिखता तो फिर, इसलिए मैंने वही चीज़ नोट की है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में थर्मोडियन प्रक्रिया क्या है, देखिए थर्मोडियन प्रक्रिया ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था। अभी जो 2020 के अंदर फर्स्ट ग्रेड हुई है उसके अंदर थर्मोडियन प्रक्रिया का पूछा गया था। और ये आपको मैं बता दूं कि आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उस टाइम मैंने ये नोट्स बना लिए थे, फ्रांस वाला, तो मैंने नोट्स कवर कर लिया था। तो इसके अंदर से ये प्रश्न आया था, थर्मोडियन प्रक्रिया। जुलाई 1794 में रॉब्सपियर व उसके सहयोगियों को मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी, ठीक है। वो यानी कि जो आतंक का युग है, आतंक के युग के बाद में जो इसके विरोध में जो लोग संगठन कुछ बनेंगे, ठीक है, इन संगठनों द्वारा क्या हुआ था। अब आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि रॉब्सपियर व उसके सहयोगियों को मृत्युदंड किसने दिया था। आतंक का युग इन्होंने स्थापित किया था दांतो आतंक का युग इन्होंने स्थापित किया था दांतों ने, और बाद में रॉब्सपियर ने इसको आगे बढ़ाया था। तो इनके जो विरोध के अंदर कुछ संगठनों द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा वहाँ पर विरोध किया गया था, उसको थर्मोडियन प्रक्रिया का नाम दिया गया था। तो जुलाई 1794 में रॉब्सपियर और उसके सहयोगियों को मृत्युदंड दे दिया। इस घटना को थर्मोडियन प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। आतंक के साम्राज्य से वहाँ मुक्ति मिली थी, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब राष्ट्रीय सेना का गठन। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय सेना का गठन का भी निर्णय लिया गया था। यह कॉर्नेट ने इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कॉर्नेट ने 7,70,000 सैनिकों को संगठन तैयार किया था। इसमें 18 से लेकर 25 वर्ष के जो आयु के युवा थे इनके लिए अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण लागू कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या क्या था। अब है मार्सलेस। जैसे अपने यहाँ पर राष्ट्रगान है दोस्तों, वहीं पर वहाँ मार्सलेस है। तो वहाँ का जो राष्ट्रीय गीत है, यहाँ जैसे वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, तो वहाँ पर मार्सलेस है। तो फ्रांस का राष्ट्रगीत क्या था, मार्सलेस लिखा गया था। और ये मार्सलेस किसने लिखा था, ये मार्सलेस लिखा था रोगोडी अल आइल ने। तो रोगोडी अल आइल नामक एक व्यक्ति था जिसने मार्सलेस लिखा, ये मोस्ट है। यह गीत फ्रांस के राष्ट्रीय सैन्य के द्वारा सैनिकों द्वारा गाया जाता था। अन्य सुधार क्या क्या किए गए थे इसके अंदर देखिए। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कानून को संहिताबद्ध करने का कार्य शुरू किया गया था। एक है नेग्रो सेल्वरी। नेग्रो सेल्वरी क्या है, ज्येष्ठता का सिद्धांत, इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और क्रांतिकारी कैलेंडर, इस कैलेंडर के अंदर 12 महीने होते थे, प्रत्येक महीना 30 दिन का होता था और 10 दिनों का सप्ताह होता था, यानी 3 सप्ताह होते थे। तो सप्ताह वाला थोड़ा सा अलग है, ये आपके आरबीएससी में दे रखा है 11th की बुक के अंदर। नॉर्मल फैक्ट है तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या क्या सुधार किए गए थे, बाकी इसमें से कम ही आता है प्रश्न। अब है क्रांति का तीसरा चरण।
तीसरा चरण कब से कब तक रहता है? 1795 से लेकर 1799 तक। इसको संचालक मंडल या डायरेक्टरी का शासन के नाम से जानते हैं। संचालक मंडल या डायरेक्टरी के शासन में अराजकता और ज़्यादा वृद्धि हो गई थी। देखिए, जैसे पहले लुई 16 का अंत हुआ तो बाद में संविधान सभा आई, फिर विधानसभा आई और फिर डायरेक्टरी आई। तो संविधान सभा ने वापस क्या किया? सीमित राजतंत्र की स्थापना कर दी। और इस विधानसभा ने क्या किया? आतंक का युग स्थापित कर दिया। और इस विधानसभा में ये जो आपका रॉबस्पियर है, इसको मुख्य रूप से मारकर बाद में डायरेक्टरी का शासन लागू कर दिया गया। मैंने बताया था ना आपको, मंडल बन चुके, छोटे छोटे यानी गुट बन चुके थे जिन्होंने रॉबस्पियर को मारा। इन्होंने बाद में संचालक मंडल के रूप में भूमिका निभाई। और इन्होंने क्या किया था कि और ही ज़्यादा बहुत ही यानी कि एक तरह से युद्धों में झोंक दिया था और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ही अराजकता फैल गई थी। और इस तरह से यानी कि जहाँ पर क्रांति के बाद उन्नति आनी थी वहाँ पर क्या हो गया? फ्रांस नीचे आ गया, अवनति आ गई थी। इसलिए नेपोलियन का उदय होता है। ठीक है दोस्तों। संचालक मंडल, डायरेक्टरी का शासन। डायरेक्टरी के शासन में अराजकता और ज़्यादा वृद्धि हुई। इस काल में सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि नेपोलियन का उदय हो गया था। और संचालक मंडल में 5 संचालक थे, यह आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं द्वारा नेपोलियन को ऑस्ट्रिया व इंग्लैंड को पराजित करने का कार्य सौंपा गया था। 5 सदस्य के आपको नाम ध्यान रखना है। पहला था लेपो, दूसरा तुनियर, तीसरा बेरास, चौथा सोएज, 5वां रहवाल। 500 के 500 नाम याद रखने हैं दोस्तों। लेपो, तुनियर, बरास, सोएज और रहवाल ये संचालक मंडल में थे। नेपोलियन द्वारा संचालक मंडल के स्थान पर काउंसलिंग व्यवस्था शुरू की गई थी। ठीक है, नेपोलियन ने इसको समाप्त करके कौन सी व्यवस्था चालू कर दी? काउंसलिंग व्यवस्था। और नेपोलियन ने कहा था कि मैं क्रांति का पुत्र हूँ और फ्रांस की जनता को ये कहा मैं क्रांति का पुत्र हूँ। और वापस इन्होंने इस संचालक मंडल को उखाड़ फेंका। फ्रांस में आर्थिक संकट के दौरान ये ध्यान में रखना, एसिग्नेट्स नामक एक कागज़ की मुद्रा का प्रचलन किया गया था। तो एसिग्नेट्स क्या है? कागज़ की मुद्रा। तो ये था दोस्तों। और थोड़ा सा मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये था दोस्तों, ये क्या था? गिलोटिन। गिलोटिन का मैंने आपको बताया कि जो फ्रांस के अंदर था गिलोटिन, आतंक के इस युग के समय लगभग आपको पता है 5000 लोग पेरिस के अंदर मार दिए गए थे। तो ये गिलोटिन की फ़ोटो है, आप देख सकते हो। गिलोटिन यहाँ ये था पत्थर, ठीक है, ये वाला पत्थर था यहाँ पे लगा हुआ, इस तरह से था, ठीक है। और जब ये आता था तो यहाँ पर व्यक्ति को लेटा दिया जाता था और ये आता था नीचे, और आपको पता है यहाँ पर सीधा गर्दन कट दी जाती थी ऐसे, और ये हाथ में ले लेता था, ये हाथ में लेकर ऐसे शव दिखाता था लोगों को, ठीक है। और इसके अंदर क्या भय का माहौल बन जाता था। तो ये था गिलोटिन। तो गिलोटिन के बारे में आपने देख लिया। तो आगे दोस्तों है नेपोलियन बोनापार्ट। ये आगे वाली वीडियो में आपको मैं करा दूंगा पूरा। तो फ्रांस की क्रांति जो थी वो लगभग आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आगे नेपोलियन का टॉपिक है, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो 3 पार्ट के अंदर हमने फ्रांस की क्रांति पूरी कंप्लीट की है। तो आप यदि अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले पुराने वाले वीडियो जो मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं उनको ध्यान से देख लेना, ठीक है दोस्तों। आज एक और टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है वर्ल्ड हिस्ट्री में, और धीरे धीरे मैं आपकी पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करवा दूंगा जब तक आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है होता है, ठीक है। और वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट कराने का मैंने आपको वो वादा किया था कि आपको कंप्लीट मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री कराऊंगा, ताकि आप किसी भी कोचिंग के अंदर कोई भी आपको पेड कोर्स दे कि ये है वो है तो उसके अंदर आप न फंसे। धन्यवाद दोस्तों।